हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ओम्स लॉ के बारे में। ओम्स लॉ एक बहुत ही सिंपल लॉ है जो ये बताता है कि किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट में करंट बहते समय किन नियमों का ख्याल रखेगी, करंट किस रूल्स रेगुलेशन से करंट किसी सर्किट में फ्लो होती है। और इस लॉ को दिया था सन 1828 ईस्वी में जॉर्ज साइमन ओम ने। तो चलिए इस नियम को समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास एक कंडक्टर वायर है और इस कंडक्टर वायर में आप लोगों को पता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इंडिपेंडेंटली फ्रीली सभी पॉसिबल डायरेक्शंस में मूव करते रहते हैं और कोई करंट फिलहाल नहीं बनती। अगर हमने कोई बैटरी वगैरह नहीं लगाया है तो अभी इस कंडक्टर वायर में कोई करंट नहीं है। बट जैसे ही अगर हम लोग इस कंडक्टर वायर को किसी बैटरी से जोड़ दें तो बैटरी का जो वोल्टेज होता है, V वोल्ट की बैटरी हमने यहां लगाई है, बैटरी का जो वोल्टेज होता है उस वोल्टेज के अकॉर्डिंग ही करंट बनती है सर्किट में। अगर बैटरी ज्यादा वोल्ट की लगाओगे तो करंट ज्यादा बनेगी। और इसके पीछे रीजन सिंपल सा है कि अगर ज्यादा वोल्ट की अगर आपने बैटरी लगाई है तो बैटरी जो कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड स्टैब्लिश करती है वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड स्टैब्लिश करेगी। अगर आपने ज्यादा वोल्ट की बैटरी लगाई है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बैटरी कंडक्टर में ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्टैब्लिश करेगी और ज्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन्स पर ज्यादा फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में। इलेक्ट्रिक फील्ड के ठीक अपोजिट जो इलेक्ट्रॉनों पे फोर्स लग रहा है वो ज्यादा लग रहा है। और अगर ज्यादा फोर्स लगेगा तो किसी पॉइंट से यूनिट टाइम में ज्यादा चार्ज क्रॉस करेगा और अगर ज्यादा चार्ज क्रॉस करेगा दैट मीन्स करंट बढ़ रही है। तो सिंपल सी बात है, बैटरी का वोल्टेज अगर आप बढ़ाते जाओगे, बड़े वोल्टेज की बैटरी लगाते जाओगे तो और ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड स्टैब्लिश होगा और वो इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा फोर्सेस लगाएंगे इलेक्ट्रॉन्स पर इस डायरेक्शन में और करंट बढ़ती जाएगी। तो ओम ने बस बहुत ही सामान्य बात कही थी कि जैसे जैसे हम वोल्टेज बढ़ाएंगे वैसे वैसे करंट इंक्रीज होगा। एक बात और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, वोल्टेज के बढ़ने से करंट बढ़ेगा, इट्स ओके, बट वोल्टेज जिस रेशियो में बढ़ा रहे हो करंट ठीक उसी रेशियो में बढ़ता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर एक किसी वायर में हमने वोल्टेज और करंट के लिए डेटा कलेक्ट किया है। जैसे मान लीजिए ये वोल्टेज और ये करंट, वोल्टेज अगर हमने 1 वोल्ट रखा और करंट फ्लो कर रही है आपकी 2 एम्पियर, फिर हमने वोल्टेज बढ़ा करके 2 कर दिया और करंट आपकी 4 हो गई। वोल्टेज बढ़ाकर हमने 3 कर दिया और करंट बढ़ करके 6 हो गई। अगर ये डेटाज मिला तो एक बात पर आप ध्यान दीजिए कि वोल्टेज जिस रेशियो में इंक्रीज हो रहा है करंट उसी रेशियो में इंक्रीज हो रहा है। हर बार करंट जो है वो वोल्टेज की दुगनी है। जब वोल्टेज 1 वोल्ट लगाया था तो करंट 2 एम्पियर मिल रही थी। जब वोल्टेज हमने 2 वोल्ट किया तो करंट आपकी डबल होकर के 4 हो गई। दैट मीन्स वोल्टेज और करंट का रेशियो आप कभी भी चेक करोगे तो कांस्टेंट आ रहा है और यही ओम्स लॉ था। यहां पर आप चेक करिए V बाई आई 1/2 मिल रहा है, यहां V बाई आई आपका 1/2 मिल रहा है और यहां भी V बाई आई आपका 1/2 मिल रहा है। तो ओम्स लॉ में बस बात इतनी ही कही गई है कि वोल्टेज और करंट का रेशियो जब भी आप चेक करेंगे तो वो एक कांस्टेंट नंबर ही मिलेगा किसी गिवन कंडक्टर वायर के लिए। वोल्टेज और करंट के बीच में ग्राफ खींचे किसी गिवन कंडक्टर वायर के लिए तो आपको वो ग्राफ क्या मिलेगा। जैसे मान लीजिए ये वोल्टेज एक्सिस है और ये करंट एक्सिस है, तो वो ग्राफ हमेशा आपको स्ट्रेट लाइन ही मिलेगी। ये करंट एक्सिस और ये वोल्टेज एक्सिस। तो 1 वोल्ट पर करंट आपका था 2 एम्पियर, 2 वोल्ट पर 4 एम्पियर और 3 वोल्ट पर आपका 6 एम्पियर था। तो जब भी आप ग्राफ प्लॉट करोगे तो वो एक स्ट्रेट लाइन ही मिलेगी। वोल्टेज और करंट के बीच में ग्राफ स्ट्रेट लाइन होती है। दिस इज द ओम्स लॉ। इसी वायर में जो करंट है वो वोल्टेज पे डिपेंड कर रहा है, ये बात तो एस्टैब्लिश हो गई अब तक। लेकिन क्या करंट केवल वोल्टेज पर डिपेंड करता है? चलिए इस बात को चेक करने के लिए
हम लोग कोई दूसरा कंडक्टर वायर यूज़ कर लेते हैं। ये मान लीजिए कोई दूसरा कंडक्टर वायर है बिल्कुल नया, और इसमें हम लोग वोल्टेज इस्टेब्लिश कर रहे हैं और करंट चेक किया जाए कितना आ रहा है। तो जब इसकी रीडिंग ली गई वोल्टेज वर्सेस करंट की, तो वोल्टेज हम वही इस्टेब्लिश करने जा रहे हैं जो इससे पहले इस्टेब्लिश किए थे। 1 वोल्ट का अगर हमने वोल्टेज इस्टेब्लिश किया और इसमें करंट रीड किया तो मान लेते हैं 0.5 एम्पियर मिला। 2 वोल्ट अगर इस्टेब्लिश किया तो जो करंट मिला वो 1 एम्पियर मिला, और अगर 3 वोल्ट इस्टेब्लिश किया तो जो करंट मिला वो 1.5 एम्पियर मिला। किसी दूसरे वायर में ये रीडिंग मिल गई। ऐसा हो सकता है। तो इन डेटाज का क्या कंक्लूजन है? देखिए बच्चों, वोल्टेज और करंट का रेशियो अभी भी है तो कांस्टेंट ही। V/I आप कहीं भी चेक कर लीजिए, इस पॉइंट पर चेक करिए ये बराबर मिलेगा, चाहे आप इस पॉइंट पर चेक करिए, चाहे आप इस पॉइंट पर चेक करिए, ये हर बार आपका 2 ही मिल रहा है। बट इससे पहली वाली कहानी और इस कहानी में डिफरेंस क्या है, उस डिफरेंस को समझने की कोशिश करिएगा। यानी कि करंट केवल वोल्टेज पर डिपेंड नहीं कर रहा है। अगर करंट केवल वोल्टेज पर डिपेंड करता तो इस न्यू वायर में भी वही होना चाहिए था। वोल्टेज 1 वोल्ट का लगाने पर हमको करंट जो है वो 2 एम्पियर ही मिलना चाहिए था, जैसा कि इससे पहले हुआ था। यानी कहीं ना कहीं से जो करंट है ना केवल वोल्टेज पर डिपेंड कर रहा है बल्कि वायर पर भी डिपेंड कर रहा है। बट हाँ, एक बात खास है कि अगर अभी भी आप ग्राफ खींचेंगे इस वायर के लिए वोल्टेज और करंट के बीच में, तो आपको स्ट्रेट लाइन ही मिलेगी। वोल्टेज और करंट के बीच में अभी भी ग्राफ आपको स्ट्रेट लाइन ही मिलेगी। यानी ओम्स लॉ फॉलो हो रहा है। वोल्टेज जैसे जैसे बढ़ रहा है करंट की वैल्यू वैसे वैसे ही चेंज हो रही है, सेम रेशियो में चेंज हो रहा है। वोल्टेज हमने डबल किया तो देखिए करंट भी डबल हुई है। वोल्टेज हमने 3 टाइम्स कर दिया है तो करंट भी 3 टाइम्स हो गई है। तो वोल्टेज और करंट अभी भी सेम रेशियो में ही चेंज हो रहा है, बट इस बार करंट उतना नहीं मिल रहा है जितना कि इससे पहले वाले कंडक्टर में मिल रहा था। यानी कि करंट की वैल्यू ना केवल वोल्टेज पर डिपेंड करती है बल्कि साथ ही साथ वायर पर भी डिपेंड कर रहा है। आप वोल्टेज इंक्रीज करोगे तो करंट इंक्रीज हो जाएगा फॉर ए गिवन कंडक्टर एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। अब प्रोपोर्शनलिटी सिंबल अगर हटाइए, इज इक्वल टू लगाइए, यहां पर एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। दिस कांस्टेंट इज नेम्ड एज रेजिस्टेंस, और यही वो फैक्टर है जो अलग अलग वायर्स का अलग अलग होता है, जिसके कारण अलग अलग वायर्स में सेम वोल्टेज स्टैब्लिश करने पर करंट अलग अलग मिलती है बिकॉज ऑफ दिस फैक्टर ऑफ द वायर। एंड व्हाट इज दिस फैक्टर? दिस फैक्टर इज नेम्ड एज रेजिस्टेंस। डियर स्टूडेंट्स, रेजिस्टेंस का मतलब होता है बाधा, अवरोध, ऑब्स्टकल। जब भी आप अपनी जिंदगी में कोई काम करेंगे तो आपको रेजिस्टेंसेस का सामना करना पड़ेगा। उस काम के रास्ते में कोई ना कोई बाधा जरूर आएगी। जैसे मान लो आप पढ़ाई कर रहे हो और आपका मोबाइल अचानक से बच गया, तो निश्चित ही आप चेक करोगे नोटिफिकेशन को कि व्हाट्सएप का मैसेज है कि फिर वो मैसेंजर का मैसेज है, और आपकी पढ़ाई में बाधा पहुंचेगा। तो एक तरह से ये मैसेजेस और ये मोबाइल आपकी पढ़ाई में रेजिस्टेंस पैदा करते हैं। ठीक उसी तरीके से जब इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट दौड़ती है तो करंट दौड़ने के रास्ते में भी कुछ बाधाएं आती हैं। आसान नहीं होता है इलेक्ट्रॉनों का एक जगह से दूसरी जगह चले जाना जिससे कि करंट बने, बल्कि इलेक्ट्रॉनों के चलने के रास्ते में कुछ बाधाएं भी होती हैं। उन बाधाओं की ज़रा पहचान कर लीजिए। जैसे कोई भी अगर कंडक्टर वायर है तो क्या उसमें केवल फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं क्या? अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं तो आप निश्चिंत हो जाइए, आप बैटरी जब लगाएंगे तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में मूव करने लगेंगे और करंट मिल जाएगी, और इलेक्ट्रॉनों के चलने के रास्ते में कोई बाधा नहीं होगी और अच्छी खासी करंट आपको मिलेगी। बट प्रॉब्लम की बात यह है कि कंडक्टर वायर में पॉजिटिव चार्ज आयंस भी होते हैं, और ये पॉजिटिव चार्ज आयंस इलेक्ट्रॉनों का मोशन अपोज करते हैं। इलेक्ट्रॉन जाना चाहता है इधर, इसको खींच कर देगा अपनी तरफ, तो कहीं ना कहीं से इलेक्ट्रॉन आगे नहीं बढ़ पा रहा है या इलेक्ट्रॉन को आगे बढ़ने में मुश्किल आ रही है। तो these positive charge ions are the basic cause of resistance in a conductor wire. But on what factors this resistance depends?
किन फैक्टर्स पर यह रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। इसको समझने के लिए आप ये समझ लीजिए कि रेजिस्टेंस किसी वायर का 3 बातों पर डिपेंड करता है। रेजिस्टेंस 3 बातों पर डिपेंड करता है। पहला, वायर के लेंथ पर, वायर के लेंथ पर। दूसरा, वायर के थिकनेस पर, वायर कितना मोटा है इस पर भी डिपेंड करता है रेजिस्टेंस। और तीसरा, वायर के मटेरियल पर, किस मटेरियल का वायर बना है इस पर भी डिपेंड करता है कि क्या उसका रेजिस्टेंस होगा। वायर का रेजिस्टेंस वायर के लेंथ पर किस तरह से डिपेंड करता है, इसको अगर आपको समझना है तो आइए एक एक्टिविटी करते हैं। V इज इक्वल टू आई। मान लीजिए कि कंडक्टर वायर है, ये कोई कंडक्टर वायर है जो इस फार्मूले को होल्ड कर रहा है। इस फार्मूले को होल्ड कर रहा है, दैट मीन्स कि इस वायर के दोनों एंड्स के बीच में पोटेंशियल का डिफरेंस V है, इस वायर का रेजिस्टेंस R है और इस वायर में जो करंट फ्लो कर रही है वो I है। मान लीजिए कि दिस कंडक्टर वायर इज होल्डिंग दिस फार्मूला। आप अगर इस कंडक्टर वायर के लेंथ को L मान लीजिए और क्रॉस सेक्शनल एरिया को A, और ठीक ऐसा ही वायर एक और आप इसको साइडवाइज रख दीजिए, यहां पर एक और वायर बिल्कुल सिमिलर, सेम मटेरियल का, सेम लेंथ का, सेम क्रॉस सेक्शनल एरिया का, और अगर ये वायर भी V इज इक्वल टू आई आर को होल्ड कर रहा है, दैट मीन्स कि इस वायर के भी दोनों एंड्स के बीच में पोटेंशियल का डिफरेंस V हो, इसमें भी करंट I फ्लो कर रही हो, इसका भी रेजिस्टेंस R हो, दैट मीन्स दीज टू आर द आइडेंटिकल कंडक्टर वायर्स। एवरीथिंग इज आइडेंटिकल फॉर दीज टू, और हमने इसको साइडवाइज प्लेस कर दिया। और इस कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस हम चेक करना चाहें कि पूरे कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस कितना होगा, तो पूरे कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस चेक करने के लिए निश्चित तौर पर इन दोनों टर्मिनल्स के बीच में अब क्या पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा, आंसर है 2V। यहां और यहां के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 2V, और भाई इसमें करंट कितनी फ्लो कर रही है, दैट इज I। हर एक कंडक्टर वायर में I करंट फ्लो कर रहा था, पूरे कंडक्टर वायर में I करंट फ्लो कर रही है। अब जरा गौर करिएगा, टू V अपॉन I, दैट मीन्स की रेजिस्टेंस ऑफ वन कंडक्टर वायर, यानी कि जब हमने लेंथ डबल किया है तो पूरे वायर का जब हम रेजिस्टेंस फाइंड करना चाह रहे हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ द कंडक्टर्स का रेजिस्टेंस फाइंड करना चाह रहे हैं, तो हमें वो 2R मिल गया। इस बात से ये प्रूफ हो रहा है कि जब वायर की लेंथ को हम लोगों ने डबल किया तो रेजिस्टेंस 2 टाइम्स हो गया, और इस बात से ये रिजल्ट आ रहा है कि रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर डिपेंड्स ऑन लेंथ। लेंथ को डबल किया, रेजिस्टेंस डबल मिल रहा है। अब जरा ये चेक करते हैं कि किसी वायर का जो रेजिस्टेंस होता है वो क्रॉस सेक्शनल एरिया पर किस तरह से डिपेंड कर रहा है। तो चलिए, वही वायर, सेम वायर एक बार फिर ले लीजिए, और अगर इस वायर के लिए V इज इक्वल टू आई आर होल्ड करता हो, दैट मीन्स कि यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया का जरा वायर लीजिएगा, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया का, और इस कंडक्टर वायर के लिए अगर V इज इक्वल टू आई आर होल्ड करता हो, दैट मीन्स कि पोटेंशियल का डिफरेंस V हो, वायर में जो करंट फ्लो कर रही है वो I है, और वायर का रेजिस्टेंस R अगर हो, और वायर में जो करंट दौड़ रही है बच्चों वो अगर I हो, और इस वायर को अगर हम 2 हिस्सों में बांट लें, इस तरीके से 2 हिस्सों में, बीच से अगर काट दें, एक ऊपर वाला हिस्सा और एक नीचे वाला हिस्सा, तो निश्चित ही किसी एक हिस्से का क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो A/2 हो जाएगा। अगर पूरे का क्रॉस सेक्शनल एरिया A है तो एक हिस्से का क्रॉस सेक्शनल एरिया A/2 हो जाएगा। अब हम ये देखना चाहते हैं कि इस एक सिंगल सेक्शन का रेजिस्टेंस कितना है। पूरे का तो रेजिस्टेंस हमें पता है यार, बट ये जो बीच से हमने काट दिया है तो सिर्फ इस हिस्से का रेजिस्टेंस कितना है ये हम देखना चाहते हैं। तो ये रेजिस्टेंस हो जाएगा बच्चों वोल्टेज अपॉन करंट, और वोल्टेज कितना होगा, वोल्टेज V ही होगा बाई करंट।
तो ये बताइए, इस पूरे पूरे वायर में आई करंट फ्लो कर रही थी, पूरे क्रॉस सेक्शनल एरिया से आई करंट फ्लो कर रही थी। तो इस हाफ क्रॉस सेक्शनल एरिया से कितनी करंट फ्लो करेगी? I/2, ठीक, आधी। यानी ये आपका मिल जा रहा है 2V/I, यानी कि V/I ही रेजिस्टेंस था पूरे वायर का, पूरे वायर का रेजिस्टेंस R था, जो कि V/I के बराबर था। तो व्हाट इज द मोरल ऑफ द स्टोरी? मोरल ऑफ द स्टोरी इज दैट कि जब हमने हाफ क्रॉस सेक्शनल एरिया का रेजिस्टेंस चेक किया तो रेजिस्टेंस डबल मिल रहा है पूरे पूरे वायर के कंपैरिजन में। इस हाफ क्रॉस सेक्शनल एरिया वाले वायर का सिर्फ इतने सेक्शन का रेजिस्टेंस ठीक डबल मिल रहा है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये बन रही है बच्चों कि क्रॉस सेक्शनल एरिया को हाफ करने पर रेजिस्टेंस डबल हो रहा है, यानी कि रेजिस्टेंस क्रॉस सेक्शनल एरिया पर इस तरह से डिपेंड कर रहा है। क्रॉस सेक्शनल एरिया आप जब कम कर रहे हो तो रेजिस्टेंस बढ़ रहा है। अब इन दोनों स्टोरीज को अगर हम लोग मिला करके लिखना चाहें तो आप ये लिख सकते हो, रेजिस्टेंस लेंथ के प्रोपोर्शनल मिल रहा है, रेजिस्टेंस क्रॉस सेक्शनल एरिया के इनवर्सनली प्रोपोर्शनल मिल रहा है। इन दोनों बातों को एक साथ ऐसे लिखिए। प्रोपोर्शनलिटी सिंबल हमेशा फिजिक्स में हटाते हैं, इज इक्वल टू लगाते हैं, एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस कराते हैं। यहां पर जो हमने कांस्टेंट इंट्रोड्यूस कराया है उसको हम लोग कहते हैं रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल ऑफ वायर। ये कांस्टेंट होता है, किसी एक गिवन वायर के लिए रेजिस्टिविटी कांस्टेंट होती है, क्योंकि रेजिस्टिविटी की वैल्यू जो है वो मटेरियल के नेचर पे डिपेंड करता है कि वो कौन सा मटेरियल है वायर का, यानी वो गोल्ड है कि कॉपर है कि एल्यूमिनियम है। गोल्ड के लिए कुछ खास रेजिस्टिविटी होगी, कॉपर के लिए कुछ अलग खास रेजिस्टिविटी होगी, उसी तरह से एल्यूमिनियम के लिए भी कुछ एक अलग खास रेजिस्टिविटी होगी। और एक और बात, रेजिस्टिविटी कभी भी वायर के लेंथ या क्रॉस सेक्शनल एरिया पर डिपेंड नहीं करता, ये मटेरियल का नेचर है। इफ इट इज ए गोल्ड देन देयर विल बी अ खास रेजिस्टिविटी। अब चाहे आप 1 ग्राम सोने की रेजिस्टिविटी चेक करें या पूरे पूरे सोने की खान की रेजिस्टिविटी चेक करें, आपको सेम ही मिलने वाली है। जब तक मटेरियल सेम, रेजिस्टिविटी सेम। अब एक और नया पॉइंट हम शुरू कर रहे हैं, एंड दैट इज कॉल्ड करेंट डेंसिटी। करेंट डेंसिटी, अब ये करंट डेंसिटी क्या होती है जरा उसे समझिएगा। इसे जे से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मान लीजिए कंडक्टर वायर है और इस कंडक्टर वायर को आपने बैटरी से कनेक्ट कर दिया, इसमें निश्चित ही इलेक्ट्रिक करंट आपको इस डायरेक्शन में मिलेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड के एलोंग ही इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन होती है। इट इज ऑलवेज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल। अब अगर आप इस कंडक्टर वायर में कहीं पर कोई क्रॉस सेक्शनल एरिया कंसिडर कर लीजिए, मान लीजिए ए, इस कंडक्टर वायर का आपको क्रॉस सेक्शनल एरिया कहीं पर कंसिडर करना है। और जब भी आप एरिया कंसिडर करोगे हमेशा करंट की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर ही कंसिडर करोगे, और इसी एरिया के यूनिट एरिया से जितनी करंट फ्लो करती है दैट करंट इज कॉल्ड करंट डेंसिटी। तो G इज इक्वल टू मिल जाएगा आपको I/A। मैं दोहरा दूं अपनी बात, करंट डेंसिटी यूनिट एरिया से पास करने वाले करंट को ही कहते हैं, बशर्ते कि आप जो एरिया मानोगे वो हमेशा करंट की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर मानोगे। और ऐसे एरिया के यूनिट एरिया में को होकर के जितनी करंट पास कर रही है दैट करंट इज कॉल्ड करंट डेंसिटी। और करंट डेंसिटी की यूनिट हो जाएगी एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। और करंट डेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। थोड़ी हैरानी होती होगी कि इलेक्ट्रिक करंट तो स्केलर क्वांटिटी थी, बट ये करंट डेंसिटी वेक्टर कैसे हो जा रही है, इस बात का मैं जवाब दे रहा हूं। लेकिन एक और बात, अगर करंट डेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी है तो फिर इसकी डायरेक्शन क्या होती है? इसकी डायरेक्शन वही होती है जो कि करंट की डायरेक्शन होती है। करंट की डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की होती है,
एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट डेंसिटी। या आप दूसरे शब्दों में भी कह सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है वही करंट डेंसिटी की डायरेक्शन होती है। बट करंट डेंसिटी वेक्टर है, इसको पहचानना थोड़ा मुश्किल है। तो आइए एक एक्सप्रेशन देखते हैं, उस एक्सप्रेशन से आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि करंट डेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। बट एक्सप्रेशन देखने से भी पहले आप ये समझ लीजिए कि ऐसे किसी टर्म का यूज क्या है, करंट डेंसिटी जैसा कोई टर्म इंट्रोड्यूस ही क्यों किया जा रहा है। तो इसको समझने के लिए आप ये समझिए कि मान लीजिए कोई वायर है किसी क्रॉस सेक्शनल एरिया का, ए क्रॉस सेक्शनल एरिया का, और इसके साइड वाइज ही हमने एक और वायर रख दिया स्मॉल क्रॉस सेक्शनल एरिया का। और अगर इस पे हम लोग एक स्टीडी करंट फ्लो कराते हैं, एक कांस्टेंट और कॉन्टिन्यूअस करंट फ्लो कराते हैं, तो निश्चित तौर पे यहां पर करंट डेंसिटी इस वायर में आपकी कम होगी और यहां पर करंट डेंसिटी ज्यादा होगी, क्योंकि जितनी करंट इस वायर में है उतनी ही करंट इस वायर में भी होगी। करंट की वैल्यू चेंज नहीं होगी। और रीजन बड़ी क्लियर है, जिन चार्जेस के मोशन के कारण ये करंट बन रही है वो चार्जेस कहीं रुकने वाले नहीं हैं, वो सारे के सारे चार्जेस कंटिन्यूअस मोशन के स्टेट में है। और अगर सारे चार्जेस कंटिन्यूअस मोशन के स्टेट में होंगे तो नो डाउट करंट हियर विल बी द करंट हियर, बट द क्रॉस सेक्शनल एरिया हियर इज मोर देन करंट डेंसिटी हियर। क्रॉस सेक्शनल एरिया यहां पर ज्यादा है डियर्स, और क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा होगी अगर तो करंट डेंसिटी आपको कम मिलेगी, और वही अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया कम होगी तो करंट डेंसिटी ज्यादा मिलेगी। तो आप दो वायर्स के बीच में कंपेयर कर सकते हो कि कहां पर करंट डेंसिव तरीके से फ्लो कर पा रहा है और कहां पर करंट रेयरफाइड तरीके से फ्लो कर रहा है। एक और चीज, ये करंट डेंसिटी वेक्टर क्यों है, इसको जरा समझने की कोशिश करिएगा। और इसको समझने के लिए आप फिर से आ जाइए रेजिस्टेंस के फार्मूले पर, रो एल अपॉन ए, यह रेजिस्टेंस का फार्मूला था। वोल्टेज इज इक्वल टू आई आर। आप वोल्टेज की जगह बच्चों ई इंटू एल लिख सकते हो। अब ये ई एल क्या है, जैसे मान लो ये कोई कंडक्टर वायर है और इस कंडक्टर वायर की लेंथ अगर एल हो और इस कंडक्टर वायर के दोनों एंड्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस भी स्टैब्लिश करो। कंडक्टर वायर में इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ई हो, इस पोटेंशियल डिफरेंस के कारण अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ई का है तो इन दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल का डिफरेंस निश्चित ही इक्वल होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इज मल्टीप्लाइड बाई लेंथ इज इक्वल टू आई। रेजिस्टेंस की जगह आप रख सकते हो रो एल अपॉन ए। अब जरा ध्यान दीजिएगा, करंट अपॉन एरिया आप कह सकते हो करंट डेंसिटी, या यहां से आप करंट डेंसिटी कह सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल। एक बात और है, रेजिस्टिविटी रेसिप्रोकल होती है कंडक्टिविटी की। 1 बाई रो इज इक्वल टू कंडक्टिविटी। रेजिस्टिविटी की रेसिप्रोकल इज कॉल्ड कंडक्टिविटी ऑफ द मटेरियल। अब J इज इक्वल टू सिग्मा ई, इस फार्मूले को अगर आप लोग देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि करंट डेंसिटी जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि कंडक्टिविटी इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर, एंड व्हेन a scalar is multiplied by vector it gives always a vector quantity and the direction of this vector will be same as the direction of this vector। तो एक बात और क्लियर हो गई कि करंट डेंसिटी की डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग होती है। दैट मीन्स कि करंट की डायरेक्शन के अलोंग होती है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और करंट की डायरेक्शन सेम होती है। आज के लिए इतना ही, शुक्रिया।